हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए मार्च के सेकंड हाफ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। सेकंड हाफ के 2 या 3 वीडियो आएंगे जिसमें हम मार्च के सेकंड हाफ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस सीरीज़ में देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं टीम मुलान के एक बेहद ही शानदार इनिशिएटिव का, जिसका नाम दिया है स्काई वन। स्काई वन क्या है? स्काई वन एक 100 डेज़ का प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है गेनिंग नॉलेज। इसका मिशन क्या रखा है? लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन इजी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। और विजन रखा है मेक योर सेल्फ फ्यूचर रेडी। आपके परिवार में या आप स्वयं यूपीएससी की, एसएससी की या किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। आपका जो साथी है या छोटा भाई है या आप खुद हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं, इस 100 डेज़ के प्रोग्राम में इनरोल कीजिए। यह बेहद ही शानदार होने वाला है। और अब छुट्टियां भी आ रही है तो इसका यूटिलाइजेशन करना आवश्यक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा बताना सही नहीं होगा। तो चलिए करंट अफेयर पे मूव करते हैं। 10वां आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 10वां नंबर का 10th एडिशन है इसका। किसके द्वारा जारी किया गया? ये आईईईपी के द्वारा जारी किया गया। आईईईपी क्या है? तो आईईईपी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और ये आतंकवाद सूचकांक हर साल जारी करती है। इस बार इसका 10th एडिशन था। कब जारी किया गया? तो मार्च के महीने में ही 14 मार्च 2023 को जारी किया गया। और इसने क्या माना कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कोई देश है तो वो अपना पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। और वो नल्ला पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है? तो आता है दूसरे नंबर पे। और ये इंस्टीट्यूशन क्या मानता है कि भारत है वो आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में, श्रेणी में 13वें नंबर पे आता है। तो भारत की रैंक 13 नंबर की, अफगानिस्तान टॉप पे और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। और कौन सा इंस्टीट्यूट ये जारी करता है ये हमें याद रखना है। तो वैसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे तो आईईईपी, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब इसने इसके साथ ही एक आतंकवादी समूह को सबसे डेंजरस आतंकवादी समूह माना है। कौन सा है वो है इस्लामिक स्टेट। और इस्लामिक स्टेट पिछले 8 सालों से लगातार सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह की श्रेणी में बना हुआ है। आगे देखते हैं। टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। कौन है ये? तो ये है के कीर्तिवासन साहब। तो के कीर्तिवासन चर्चा में रहे, बिल्कुल रहे। कारण क्योंकि इनको जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है इसके नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में, तो हमें याद रखना आवश्यक हो जाता है। अगर टीसीएस की स्थापना की बात करें तो कब स्थापित हुई थी? तो ये 1968 यानी 1968 के अंदर टीसीएस की स्थापना की गई थी। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड है, मतलब स्टेशनरी का काम करता है। कंपनी का नाम है लक्जर। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? तो भारत के स्टार क्रिकेटर है विराट कोहली साहब, इनको लक्सर ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। और वायकॉम 18 है, इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी साहब को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने? वायकॉम 18 नाम की जो कंपनी है उसने। आगे चलते हैं। अभी एग्जाम में अक्सर रीजनल जो मेले होते हैं उनके प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। और ऐसे मेले जो भारत के लेवल पे जिनकी पहुंच होती है या भारत के नक्शे में भी उनका रूपण किया जाता है, उस प्रकार के मेले पूछे जाते हैं। तो इसी में एक केला देवी जी का मेला आता है। और केला देवी जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये राजस्थान के अंदर करौली नाम की जो ज़िला है वहाँ पे केला देवी का मेला बढ़ता है। और कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो चैत्र महीने में। तो चैत्र महीने में केला देवी का मेला बढ़ता है। इसे हम लक्खी मेला भी कहते हैं। और ये कहाँ बढ़ता है? करौली, राजस्थान में। अब कौन सा देश है वहाँ के उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा मिशन लाइफ का कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, यानी मिशन लाइफ कार्यक्रम इंडिया लेवल पे शुरू किया गया। अब विभिन्न देश के उच्चायोग इसको लागू कर रहे हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूशन इसको लागू कर रहे हैं। तो अभी अभी हाल ही में इस संदर्भ में बांग्लादेश जो का उच्चायोग है ना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका उद्देश्य क्या है? मिशन लाइफ का पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना। कि मतलब जो लाइफस्टाइल है उसको इस तरह से बनाए, इस तरह से ढाले ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल हो। वर्तमान जो लाइफस्टाइल है ये पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचा रही है। तो कहीं न कहीं हमें इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना आवश्यक होगा।
आगे देखते हैं। देखो ईरानी कप काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है क्रिकेट में, और इस बार 59th एडिशन ईरानी ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए रणजी ट्रॉफी होती है, विभिन्न मैच होते हैं, सारे स्टेट्स में आपस में भिड़ते हैं। उसके बाद में एक एक टीम होती है, वो रणजी ट्रॉफी विजेता होती है। तो ईरानी ट्रॉफी में क्या होता है, जो रणजी ट्रॉफी विजेता टीम है वो उससे भिड़ंत होती है किसकी, जो बाकी टीम है उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई जाती है, और उन दोनों में आपस मैच होता है, तो उसे ईरानी कप कहते हैं। और इस बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन मध्य प्रदेश था, लेकिन ईरानी कप में मध्य प्रदेश को जो रेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो बाकी टीमें होगी उनमें से बेस्ट 11 बनाई जाती है उससे। तो इसको किसने जीता, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता, मध्य प्रदेश को हराया। अब ईरानी ट्रॉफी इस बार 59th नंबर थी, ठीक है। इसका मतलब शुरू कब से हुई, तो इसका पहला आयोजन ना ईरानी ट्रॉफी का ये 1959 1960 यानी 1959-60 के अंदर ईरानी ट्रॉफी का पहला आयोजन किया गया। और इस बार किसने जीता है, तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। और कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस या कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल कह सकते हैं। कब मनाया गया, तो 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस बार की जो इस दिवस है, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। क्या, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। देखो पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया, तो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2013 में मनाना शुरू किया गया। तारीख तो वही रहेगी। अच्छा, हैप्पीनेस की बात करते हैं तो दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे टॉप यानी सबसे ज़्यादा खुशहाल देश या खुशी देश कौन सा है, वो है फिनलैंड। 2 नंबर पे आइसलैंड आता है। और सबसे बुरे हाल किसके हैं, तो अफगानिस्तान और लेबनान के। तो देखो टेररिज्म से प्रभावित है तो वहाँ खुशी कैसे रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि वहाँ भी अफगानिस्तान सबसे नीचे था और यहाँ पे भी सबसे नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव की बात कर रहा है, उसको लेके उन्मूलन करने का दिवस 21 मार्च को मनाया गया। और इसको कब स्वीकार किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव इसको कब स्वीकार किया गया, तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1966 में स्वीकार कर लिया गया था। और तब से यह दिवस को लगातार मनाया जा रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया गया। तो 21 मार्च को देखो कौन कौन से दिवस हो गए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस भी हो गया। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, इसकी थीम क्या थी, अब वन दिवस की बात कर रहे हैं तो इसकी थीम थी वन और स्वास्थ्य। देखो कोरोना काल के कारण हमारे स्वास्थ्य में जो खामियां थी वो उजागर हुई है, तो उसी को लेके इस बार के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम रखी गई है वन और स्वास्थ्य। भारत और श्रीलंका के द्वारा जेफरी बाबा प्रदर्शनी आयोजित की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ये जेफरी बाबा प्रदर्शनी कौन कौन से देशों के द्वारा आयोजित की गई, तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसे आयोजित किया। कहाँ पर आयोजित की गई, यह भी एक प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं। जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम शॉर्ट में SCO भी कहते हैं, इसने 2023 का साल है, इस साल को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में किसने घोषित किया है, तो ये संघाई सहयोग संगठन ने घोषित किया है। और संघाई सहयोग संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 2001 में 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन या SCO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो संघाई में नहीं है, तो ये है बीजिंग में। और बीजिंग भी कहाँ है, बीजिंग भी बिल्कुल चाइना में है। कितने सदस्य हैं, तो संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में 8 सदस्य देश है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो झांग मिंग साहब इसके अध्यक्ष है। कौन है, झांग मिंग साहब संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 कौन से राज्य के द्वारा इसे लाया गया है, तो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 है, ये अपने राजस्थान के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो हमारे अधिवक्ता है उनके खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य है। साथ ही उन पर विभिन्न प्रकार के झूठे प्रभाव पैदा करना, उन चीज़ों को रोकना, यानी जो नेगेटिव इम्पैक्ट अधिवक्ताओं के ऊपर किए जाते हैं उनको एलिमिनेट करना इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और कौन सा राज्य से लेके आया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये अपना राजस्थान राज्य है जो
अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 लेके आया है। 2023 का संगीत कलानिधि अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का संगीत कलानिधि अकादमी पुरस्कार है वो बॉम्बे जयश्री जी को दिया गया। किसे? बॉम्बे जयश्री। और इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। देखो, संगीत अकादमी मद्रास है ना, वो एक ललित कलाओं की संस्था है, बिल्कुल है, लेकिन संगीत अकादमी मद्रास की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आज़ादी से भी पहले की संस्था है ये संगीत अकादमी, जो मद्रास में अवस्थित है। बांग्लादेश ने शुरू किया अपना पहला पनडुब्बी अड्डा, यानी जो बांग्लादेश अपना पड़ोसी राज्य है जिसके साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, उसने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है। और अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन बेस इसे बनाया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम शेख हसीना है, वहाँ की प्रधानमंत्री जी। कौन है? शेख हसीना जी। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सीसीआई, जिसे हम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, इसके नए सीएमडी किसको बनाया गया है? तो गुप्ता जी को बनाया गया है। कौन गुप्ता जी? ललित कुमार गुप्ता को सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया सीएमडी बनाया गया है। और अगर हम बात करें सीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1970 में, 1970 में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। अभी तंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। कहाँ पे है तंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य? देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रश्न बैंक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बाकी एसएससी में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखना आवश्यक है। और स्पेशली वो अभ्यारण्य जो वर्तमान में लाइमलाइट में है, उनको तो हमें स्पेशली ध्यान रखना ही है। तो देखो, ये जो तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये है इरोड में। इरोड कहाँ है? तमिलनाडु पड़ता है। तो इस प्रकार अगर हम तमिलनाडु को लोकेट करने की सोचें तो ये हमारे सामने अपने प्यारे भारत का मैप है, और ये रहा तमिलनाडु। भारत के दक्षिणतम हिस्से में तमिलनाडु राज्य अवस्थित है। और ये पुदुचेरी देखो कई जगह लोकेट कर रहा है इसको, क्योंकि पुदुचेरी का हिस्सा है ना, तमिलनाडु में भी है, केरला के अंदर ही है, और आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार 3 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। और जो तंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये इरोड में है। और इरोड कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, तंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। 5वां पोषण पखवाड़ा अभियान। पखवाड़ा अभियान है तो 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। और कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगर पोषण की बात आती तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेट, कन्फ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन पोषण पखवाड़ा अभियान है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगर पोषण अभियान की हम बात करते हैं तो पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में हो गई थी। और किस तिथि को? तो जब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, कौन सी डेट को होता है? 8 मार्च को। तो 2018 यानी 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा की गई थी। और इसी संदर्भ में 5वां पोषण पखवाड़ा अभियान है 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित किया गया। और कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये था अपना महिला और बाल विकास मंत्रालय, नाफेड। नाफेड बोले तो नेशनल एग्रीकल्चरल को मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कृषि और किसान मंत्रालय ने समझौता किया है, किस लिए? बाजरा पहल को समर्थन देने के लिए। देखो, 2023 का साल है, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में माइलेट को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में विभिन्न समझौते हो रहे हैं। और इसी कड़ी में नाफेड ने और जो अपना कृषि मंत्रालय कह सकते हैं, कृषि और किसान मंत्रालय, इन्होंने आपस में समझौता किया है। और इसका उद्देश्य सीधी सी बात है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में सहयोग करना और प्रचार पर केंद्रित करना। नाफेड की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। कब हुई? 1958 में। नाफेड की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाफेड का? तो अपनी जो राजधानी है नई दिल्ली, वहीं पे नाफेड का हेडक्वार्टर भी है। वर्तमान में इसके एमडी कौन है? तो राजवीर सिंह पंवार है, वो वर्तमान में नाफेड के एमडी सीईओ हैं। आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली सीमा पार विद्युत पाइपलाइन IBEP का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो देखो, ये अपने मोदी साहब और शेख हसीना जी मैडम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर। कितनी? 131.5 किलोमीटर लंबी है। पाइपलाइन है, विद्युत पाइपलाइन है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना द्वारा किया गया। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी सूची जारी की गई टॉप 10 की। और टॉप 10 में एक भारतीय भी है। कौन है वो? तो वो अपने मुकेश अंबानी जी है। कौन से स्थान पे है? तो हारून लिस्ट में अंबानी साहब है, वो 9वें नंबर पे है। कुपवाड़ा
इन दिनों चर्चा में रहा, कारण कि वहाँ पे शारदा देवी जी का मंदिर है और उसके नई परिसर का उद्घाटन अपने गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने उसका उद्घाटन वर्तमान में किया है। आगे चलते हैं, फिश वेन चैनल विधि। क्या है फिश बांध चैनल विधि? तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ये समझते हैं ये मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है। मैंग्रोव आप समझते हो, जहाँ पे मतलब वाटर और थल दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति डेवलप होती है। तो आपके सामने जो चित्र में दिख रही है, ये कौन सी वनस्पति है? ये मैंग्रोव वनस्पति है। अगर ISFR 2021 की बात करें, ISFR 2021 की बात करें, तो भारत में अगर कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा ही कम है। कितना कम है? 8 किलोमीटर कम है। इतने मैंग्रोव वन है और मैंग्रोव वन बढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि पिछली जो ISFR 2019 थी उसमें इससे 17 वर्ग किलोमीटर कम था, अब इस बार 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। अब बढ़ा कौन कौन से राज्यों में? तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है ओडिशा में। ओडिशा में कितना बढ़ा है? 8 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर बढ़ा है और कर्नाटक में 3 किलोमीटर बढ़ा है। तो बढ़ने वाले सबसे मैंग्रोव वनों में वृद्धि दिखाने वाले राज्य कौन सा हो गया? तो इसको ओडिशा को अपने याद रखना है कि ओडिशा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है ISFR 2021 के अनुसार। और टोटल मैंग्रोव वन है कितने? तो कह सकते हैं 4,992 वर्ग किलोमीटर ISFR 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन भारत के अंदर अवस्थित है। आगे चलते हैं, विश्व जल दिवस। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो जल दिवस की थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। एक बार फिर से देखते हैं क्या है थीम। तो जल में और जो जल का स्वच्छता संकट है उसको दूर करने के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा स्पीड में लाना, ये इसका थीम रखा गया है। भारतीय, अमेरिकी और US की स्थायी एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर किसे नामित किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल जी है। निशा बिस्वाल है, इनको जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन साहब, उन्होंने अमेरिका की जो वित्त एजेंसी है उसका उप CEO वाइस CEO नियुक्त किया है। कौन है? नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है निशा और इनकी जो आगे क्या लगाते हैं? बिस्वाल। तो पूरा नाम क्या बन जाता है? निशा बिस्वाल जी। विदेश राज्य मंत्री कौन है हमारी? तो विदेश मंत्री तो जयशंकर साहब है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो मीनाक्षी लेखी जी है। ये BJP की प्रवक्ता भी रही है और ये वर्तमान विदेश राज्य मंत्री है। इन्होंने हाल ही में भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? तो ये कुवैत में किया और वहाँ के संस्कृति मंत्रालय ने इसे आयोजित किया था। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। देखो, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नया सदस्य बनाया गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि किसे बनाया गया है? तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? मिस्र। मिस्र को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 2001 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। कब हुई? 2001 में। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो बीजिंग में है, लेकिन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है संघाई में। और संघाई कहाँ है? चाइना में। अगर हम मिस्र को या इजिप्ट को लोकेट करने जाएं तो हमारे मैप में ये अपना प्यारा भारत हो गया। इसके अपन अगर पश्चिमी भाग में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ये अफ्रीका, और अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पे इजिप्ट, और ये यहाँ पे दिख रहा है इजिप्ट है। अब इसको यहाँ से जूम करके हम यहाँ से समझते हैं तो देखो ये जो ये सागर है, ये तो अरब सागर हो गया, ठीक है। ये अदन की खाड़ी होगी। अदन की खाड़ी से हम एंट्री करते हैं लाल सागर में। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये है लाल सागर, जिसे हम रेड सी कह सकते हैं। और यहाँ से जो ये स्विस कनाल, जो स्वेज नहर कहते हैं ना, ये स्वेज नहर है, स्विस कनाल है। और ये स्विस कनाल पे किसका प्रभुत्व है? तो इजिप्ट का ही प्रभुत्व है। और एक और इंटरेस्टिंग आपको जगह बताऊंगा मैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहती है, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप ये दिख रहा है ना, सनाई आइलैंड में, इस पर इजिप्ट का ही कब्जा है वैसे तो, लेकिन इसी के बगल में यहाँ पे जो पट्टी दिख रही है, ये है गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कह सकते हैं। तो समझ गए आप, ये अपना अरब सागर से अदन की खाड़ी होते हुए हम लाल सागर में एंट्री करते हैं। लाल सागर में एंट्री करने के बाद अगर हमें मेडिटेरियन सी में जाना हो, यहाँ से ये लाल सागर हो गया, ये अपना भूमध्य सागर हो गया। अब यहाँ से जाने के लिए जो एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर, और ये स्वेज नहर किसके राजनीतिक प्रभाव में है? तो ये इजिप्ट यानी मिस्र के राजनीतिक प्रभाव में है। यानी मिस्र से पूछ के ही आप लाल सागर से भूमध्य सागर में एंट्री कर सकते हो। आगे चलते हैं। RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? तो इसका RBI ने जो नया
डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बनाया है, साइबर सुरक्षा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर है भैया ओडिशा में। ठीक है, आगे देखते हैं। 2023 विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी डे है ना, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का जो टीबी डे है उसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी का खात्मा कर सकते हैं, ये थीम रखी गई है 2023 के विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस की। देखो टीबी है ना, टीबी के जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट कोच साहब ने करी थी। ठीक है, टीबी जो एसएससी के स्टूडेंट है वो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखें। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच साहब ने करी। और कब करी? तो 1882 यानी 1882 में कोच साहब है, इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज करी थी। आगे देखते हैं। हाल ही में अपने राहुल बाबा काफ़ी चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे। क्यों? क्योंकि इनकी लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया? तो देखो, एक अधिनियम है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है। कब का अधिनियम है? 1951। और इसी अधिनियम की धारा है, सेक्शन है 8 क्लोज 3। इसके प्रावधानों का उपयोग करते हुए लोकसभा ने राहुल गांधी जी है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। अब इसके नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष में नहीं बोलेंगे हम कुछ भी, बाकी जो भी है आप समझ सकते हो। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। अब प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस राज्य ने नई युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा और मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी हम कह सकते हैं एमपी। और एमपी के सीएम कौन है? तो अपने मामा यानी शिवराज सिंह चौहान साहब है। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? देखो, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। अक्सर उनको मतलब अपहरण कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, डराया धमकाया जाता है। तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने अधिनियम पारित किया है, विधेयक लेकर आया है? तो राज्य है छत्तीसगढ़। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं? इससे पहले एक राज्य कर चुका है। कौन सा है वो? है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र ना, वो मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने वाला पहला राज्य है। और दूसरा राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। आपको ध्यान रखना है। अभी एक एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज वायु प्रहार। वायु प्रहार क्या है? एक मल्टी डोमेन एयरलैंड अभ्यास है। और कहाँ आयोजित की गई? एग्जैक्ट इसका लोकेशन नहीं बताया गया, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास कहीं ना कहीं आयोजित की गई है। आगे देखते हैं। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, एक हाल ही में रिपोर्ट आई है, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। एक प्रश्न बनता है कि ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? यूनिसेफ। और इस रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई है? देखो, ट्रिपल थ्रेट यानी 3 खतरे, ये समझ सकते हैं। इसमें वॉच से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम परियोजनाओं के बारे में बताया गया है, क्योंकि नीतियों की निगरानी का अभाव रहता है इसमें, यह भी एक थ्रेट हो गया। और दुनिया में सबसे खराब प्रभाव वाले देशों में जल असुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो थ्रेट बताए गए हैं: नीतियों की निगरानी का अभाव, जल असुरक्षा और वॉच से संबंधित कार्यक्रम परियोजनाओं की कमी। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ना, इसका एक नया क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस खोला गया है। कहाँ पे? अपने नई दिल्ली में खोला गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, इसकी स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1865 में ही कर दी। कब? 1865 में ही। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापना 1865 में, मुख्यालय जिनेवा में। इसका हाल ही में जो रीजनल ऑफिस खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? तो अपनी भारत की कैपिटल नई दिल्ली में से खोला गया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट है 2023 की। ये अंकटाड द्वारा जारी की गई है। कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी करता है? अंकटाड। और इसको अंकटाड को अगर फुल फॉर्म में देखें तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसे कह सकते हैं। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो प्रश्न ये बनता है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अंकटाड। मादक पदार्थों पर तस्करी की तस्करी को लेके एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी अध्यक्षता करी है अमित शाह ने। किसने करी है? हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। उन्होंने मादक पदार्थों पर तस्करी को लेकर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता करी है।
असम राइफल ने अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया हाल ही में। और कब मनाया? तो 24 मार्च 2023 को। अब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये है कि असम राइफल की स्थापना कब की गई? तो असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई, 1835 में। काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है असम राइफल, और 1857 की क्रांति से भी पुराना इंस्टीट्यूशन है असम राइफल। आगे देखते हैं। असम गवर्नमेंट का जो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इस बार किसे दिया गया है? तो असम गवर्नमेंट का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया जी को। किसे दिया गया है? तो हमारे सामने चित्र दिख रहा है, ये कौन है? तपन सेकिया जी। इनको असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वन संपदा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री वन संपदा योजना कौन से राज्य से संबंधित है? सीधा सा आंसर होगा छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड सरकार द्वारा हल्द्वानी शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और बनाएगा कौन? उत्तराखंड गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। और कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा आयोजित किए जाएंगे ये? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 आयोजित किए जाएंगे। आयोजन इनका बेंगलुरु में किया जाएगा। अगर हम WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई, 1948 में हुई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में ही है। वर्तमान में कितने सदस्य इसके देश हैं? कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 194 सदस्य हैं इसके। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम साहब। कौन है? एड्रोनॉम कह दो, अधानोम कह दो, तो इस प्रकार इनका नाम है। प्रोनाउंसिएशन में 19-20 हो सकता है। इसरो ने हाल ही में भूटान के अंदर एक INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है। INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है, इसरो के द्वारा किया गया। और कहाँ? भूटान के अंदर। और इसरो की बात करते हैं तो ये इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में हुई। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना ये डेट। आज़ादी के दिन ही हुई थी, लेकिन जो साल है वो 1969 यानी बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उसी साल इसरो की स्थापना भी हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्री S सोमनाथ साहब। कौन है? श्री S सोमनाथ साहब है, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेपाल के निवेश बोर्ड ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है उसका परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दे दी है। यानी जो नेपाल का जो निवेश बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उसने सेती नदी जल विद्युत परियोजना का जो अध्ययन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बायोमास 3P पैलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अपने दिल्ली शहर में किया गया। किसका? बायोमास 3P, जिसे हम 3P का मतलब हो गया पैलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी। और इंटेल कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर साहब, इनका वर्तमान अभी हाल ही में निधन हो गया। तो देखो इंटेल कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो ये सामने आपको जो चित्र दिख रहा है ये बड़ा ही शानदार, ये इंटेल का ऑफिस है। और इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में इसे स्थापित किया गया था। वैसे इंटेल तो इसका ट्रेड नेम है, लेकिन इसका जो कंपनी का नाम क्या है? एनएम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? एनएम इलेक्ट्रॉनिक्स। और क्या काम करती है? तो सेमीकंडक्टर बनाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी बनाती है, ऑटोनोमस कार भी बनाती है, ऑटोमेशन का कार्य करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कार्य भी ये कर रही है। स्थापना जुलाई 18, 1968 में हुई। और इसके फाउंडर कौन थे? तो एक तो हमने बात करी कि गार्डन मूरे साहब है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फाउंडर थे। और इनका साथी थे रॉबर्ट नोयस साहब। कौन थे? रॉबर्ट नोयस। तो इंटेल की स्थापना गार्डन मोरे और रॉबर्ट नोयस ने करी थी, 1968 में करी थी। और गार्डन मोरे साहब का हाल ही में निधन हो गया। तो इस प्रकार आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको स्काई वन प्रोग्राम में ज़रूर इनरोल होना है, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको ही नहीं होना, आपके फैमिली में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास मैटर नहीं करती नॉलेज के लिए। तो आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे 12th में हो, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इसे इनरोल करवाना आवश्यक है। और दूसरा ये
आपका पूरा दिन नहीं खाएगा। ये 70-80 मिनट का प्लान है, तो कहीं आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट नहीं करेगा। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।